नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी पश्चिम एशिया में जंग और कूटनीति में आए नए मोड़ की। साथ ही बात होगी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से उपजे बड़े जन आंदोलन की। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ महाडील का दावा। कहा यूरोप में जल्द ही समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावे को बताया महज अटकलें। अमेरिका पर लगाया अनुचित और नई मांगों का आरोप। ओमान तट पर वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों से भड़का भारत। एक हफ्ते में दूसरी बार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को किया समन, जताया विरोध। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही हो सुनिश्चित। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जन विद्रोह भड़का। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की नेहत्थों पर गोलीबारी, करीब 50 की मौत, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। आटे चावल की कमी और बढ़ती बिजली की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन वॉर तेज। तेल रिफाइनरियों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक भीषण तबाही। डोनेट्स्क की नई बस्ती पर रूसी सेना ने किया कब्जे का दावा। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को कोर्ट ने सुनाई 30 साल जेल की सजा। देश में अवैध मार्शल लॉ लगाने और देशद्रोह के मामले में पाए गए दोषी। कोर्ट ने कहा निजी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा से किया बड़ा खिलवाड़। तो आइए शुरुआत करते हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और ऐसे में अमेरिका की तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा है। ऐसे में ईरान को लेकर जो डील है वो कहां तक पहुंची है और सबसे अहम बात कि अभी तक क्या यहां पर पेच फंसा हुआ नजर आता है और बातचीत के जरिए क्या युद्ध के जो हालात हैं उस पर काबू पाया जा सकता है। ये सब कुछ आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में और उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। ताली बजाएंगे, घर जले हैं वो कहां से लौट पाएंगे। समझौते तो यहां अक्सर होते हैं मगर जो जख्म गहरे हैं वो क्या भर पाएंगे। ये पश्चिम एशिया के उस सुलगते हुए समंदर की कड़वी हकीकत है जहां एक तरफ बंद कमरों में कूटनीति की बिसात बिछ रही है तो दूसरी तरफ जमीन पर बारूद बरस रहा है। पूरी दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ महायुद्ध को खत्म करने के लिए एक शानदार डील फाइनल होने वाली है। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि इस डील के बाद ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए साफ किया है कि दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में यूरोप में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप का ये बयान आते ही दुनिया भर के बाजारों में खलबली मच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल अचानक 4.4% टूटकर $89 प्रति बैरल पर आ गिरा। इस बीच ट्रंप का दावा है कि पूरा पश्चिम एशिया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बातचीत से बेहद खुश हैं। लेकिन ये वही ट्रंप है जिन्होंने कुछ घंटे पहले ईरान के सबसे बड़े तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल खार्क द्वीप पर कब्जा करने की धमकी दी थी, जहां से ईरान का 90% तेल व्यापार होता है। वॉशिंगटन में जहां ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे थे तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान ने इस पूरे दावे की हवा निकाल दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सरकारी टेलीविजन पर आकर दो टूक शब्दों में कहा, समझौते की ये खबरें कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि ईरान ने ये माना है कि एक मसौदे पर बात चल रही है और ये दस्तावेज पहले से कहीं अधिक मंजूरी के करीब है। लेकिन बगाई ने अमेरिकी प्रशासन पर अनुचित और हर बार नई मांगे रखने का आरोप लगाया। ईरान ने साफ कर दिया कि वो दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और अपनी रेड लाइन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। कागजों पर समझौते की बातें अपनी जगह पर है, लेकिन समुद्र और जमीन की हकीकत ये है कि बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा।
इसी हफ्ते खाड़ी में एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद दोनों देशों ने फिर एक दूसरे पर मिसाइलें दाग दी। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को समुद्री यातायात के लिए पूरी तरह से बंद करार दिया। इस बीच इजराइल ने इस पूरी कूटनीति से दूरी बना ली है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कर दिया है कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है। तो क्या वाकई खाड़ी देशों में शांति का सूरज उगने वाला है, या ये सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स की बिसात पर चला गया एक नया मोहरा है? बहरहाल कूटनीति के टेबल पर समझौते भी हो जाते हैं और नेता हाथ भी मिला लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो जख्म बारूद से अपनों को खोने के बाद मिलते हैं, उन्हें भरने का कोई समझौता आज तक नहीं बना है। तो देखा आपने, दरअसल पश्चिम एशिया में जंग और कूटनीति एक साथ चल रही है और एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के साथ ऐतिहासिक समझौता बेहद करीब है, तो वहीं दूसरी तरफ मिसाइलें और धमकियां अभी भी जारी है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो जब तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे तब तक वो ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई शांति की कोई राह निकल रही है, या फिर ये सिर्फ वैश्विक राजनीति का एक और दाव है? तो क्या हालात हैं, इससे जुड़ी हुई हमने आपको यह रिपोर्ट दिखाई और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर राजन कुमार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर राजन जी। उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि इस डील को लेकर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो इससे संकट उपजा है पूरी दुनिया पर मंडराता नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस डील से बातचीत का कोई रास्ता निकल सकता है और उसके बाद क्या शांति के पक्ष में आगे बढ़ सकते हैं, या जो स्थिति है कमोवेश वैसी ही रहने वाली है, या युद्ध और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है? जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि ट्रंप कई बार इस ढंग की बातें कर चुके हैं कि वो समझौते के काफ़ी करीब हैं। उन्होंने यह भी बोला कि इस सप्ताह में हो जाएगा, उससे पहले बोला कि इसी दिन समझौता हो जाएगा। लेकिन तो यह कहना बिल्कुल मुश्किल है कि समझौता क्या करीब है या नहीं, समझौता हुआ है कि नहीं। तो ट्रंप की बात को इस ढंग से माना नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम देखते हैं किस ढंग से वो रोज बदल जाते हैं। लेकिन यह जरूर है, मैं बता दूं कि अभी दोनों देश वहां पे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। यह भी सच है कि ईरान वहां पे जिस ढंग से हॉर्मुज को जिसे उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया है और अमेरिका ने भी कर दिया, इससे तेल के दाम अमेरिका में भी काफी बढ़ गए। मैं बता दूं $4 पर बैरल पर गैलन वहां का जो गैस होता है, जिसको पेट्रोल की बात मैं कर रहा हूं, तो वो रेट वहां पे ज्यादा हो चुका है। और नवंबर में उनका इलेक्शन भी है, तो और वॉर वहां पे जो ईरान में जो वॉर चल रहा है वो अमेरिका में पॉपुलर नहीं है। तो इस कारण से ट्रंप पे यह दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी समझौता करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पॉलिटिकल नुकसान भी होगा और जानते हैं कि पूरा विश्व आर्थिक। लेकिन डॉक्टर राजन जी, सवाल यह भी आता है कि अगर जैसा ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द समझौता हो जाए, लेकिन ट्रंप की शर्तें अपनी है, ईरान उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में कैसे शांति के पक्ष पर आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेच अभी भी फंसा हुआ है, पहले भी फंसा हुआ था और आगे भी इसी पर कहीं ना कहीं जो पेच है वो नजर आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको इस समझौते में कहां पे टिका हुआ है इशू मैं बता दूं आपको, कहां पे एग्रीमेंट हुआ यह भी बता दूं। तो एग्रीमेंट जो अंडरस्टैंडिंग है, वॉशिंगटन पोस्ट इत्यादि के रिपोर्ट्स आए थे, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पब्लिश किया था। उन्होंने बताया कि जो समझौता हुआ है कि ईरान 10 साल के लिए मोरेटोरियम यानी कि 10 साल तक वो यह मान रहा है कि 10 साल तक वह यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा। अमेरिका चाह रहा है कि वो 20 साल तक ईरान कमिट करे इसके लिए कि 20 साल तक वो समझौता है, 20 साल तक वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। दिक्कत यह है कि अमेरिका यह भी बोल रहा है कि 10 नहीं, उसको 15 कर दिया जाए। तो एक तो वहां पे टिका हुआ है। दूसरी बात जिसके कारण से ईरान नहीं मान रहा है, लगभग $24 बिलियन वो अमेरिका या वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पे ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स जो बोला जाता है कि वहां के बैंकों में उनके पैसे थे जिसको कि फ्रीज कर दिया था अमेरिका ने, तो उसको रिलीज करने की बात है। ट्रंप बोल रहे हैं, ट्रंप और उनकी टीम बोल रही है कि यह हम तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि वहां पे समझौता नहीं हो जाता है। और ईरान यह बोल रहा है कि उसमें कम से कम आधा 50% को रिलीज किया जाए और उसके बाद हम समझौता करें। तो ये दो इश्यूज हैं। उसके बाद जो हॉर्मुज की बात है कि हॉर्मुज को फिर से क्या उसी स्थिति में बहाल किया जाएगा जैसा कि पहले था, यानी कि फ्री नेविगेशन की बात, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। लेकिन मेन इशू यह है कि ट्रंप भी कुछ दिखाना चाहते हैं कि हमने ईरान से कुछ हासिल किया है, और वो अपनी जनता को तभी दिखा पाएंगे कि ओबामा के जो डील हो रहे थे उसकी तुलना में यह डील तभी बेटर है जब ईरान कमिट करेगा कि कुछ सालों के लिए, कम से कम 10 साल के लिए मान जाए कि वह यूरेनियम जो प्रवर्धन होता है वह नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वहीं पे फंसा हुआ जो पैसे रिलीज करने की बात है और यूरेनियम के मामले में 10 साल की जो बात है, इसको लेकर मामला फंसा हुआ है।
ऐसे में यहाँ पर अगर हम एक और बात को देखें कि जो तमाम शर्तें रखी गई हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वो भी कहीं ना कहीं उसमें बीच में अपना हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं। तो इन तीनों देशों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, इजराइल की भी अपनी अलग भूमिका है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया छोड़िए, अमेरिका भी परेशान है, ईरान तो परेशान है ही, पूरी दुनिया परेशान है। मुझे लगता है कि एक कंट्री जो कि इस युद्ध को आगे भी खींचना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी यह युद्ध खत्म नहीं होना चाहिए, वह है नेतन्याहू, जिसकी आप बात कर रहे थे। नेतन्याहू इस डील से खुश नहीं है। उनको लगता है कि ईरान में जो रेजीम चेंज की जो कोशिश हो रही थी शायद वह नहीं हो पाएगा। उनको यह भी लगता है कि इस डील के माध्यम से ईरान के जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रवर्धन का जो रोकने की प्रक्रिया है वो कभी भी ईरान नहीं मानेगा। तो ये सारी शंकाएं हैं इसराइल की, और इसराइल इसलिए नहीं चाहता है कि डील यहीं पे खत्म हो। जहां तक मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया तो पूरा परेशान है। आप जानते हैं कि 20% जो एनर्जी होता है, एनर्जी और जो गैस का सप्लाई था वो हॉर्मुज के रूट से हो रहा था। उस कारण से आपने देखा कि जो 65-67 के आसपास डॉलर पर बैरल का जो तेल का प्राइस था अभी 100 क्रॉस कर गया, अभी 89 के आसपास चल रहा है। और संभावना यह भी है कि अगर युद्ध आगे चला तो 150 से 200 डॉलर पर बैरल के हिसाब से जा सकता है। तो वैसे में पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया का मैं कॉस्ट बताऊं तो लगभग माना जा रहा है कि ऑलरेडी जो अभी युद्ध स्टार्ट हुआ था अप्रैल से, उसमें लगभग मुझे लगता है कि $700 बिलियन का पूरी दुनिया को नुकसान हो चुका है। कई देशों में इन्फ्लेशन है, कई देशों में समस्याएं खड़ी हो गई है। आप देखें कई जगह पे इन्फ्लेशन के कारण प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। यूरोप में भी कुछ देशों में, पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं किस ढंग से प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस इशू को लेकर। तो पूरी दुनिया उससे परेशान है। भारत में भी समस्याएं बढ़ी हैं उसके कारण से कि यहाँ पे भी तेल इत्यादि के दाम बढ़ाने पड़े सरकार को। तो पूरी दुनिया से परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, इस पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी कि आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है, और जिस तरह से इस डील को महाडील बताया जा रहा है और किस तरह से आगे की जो रूपरेखा है वो रखी जाएगी, इस पर पूरी दुनिया के साथ साथ हमारी भी नजर लगी रहेगी और हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना सख्त कार्रवाई कर रही है, जबकि आंदोलन की आग पीओके से निकलकर दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचने लगी है। आखिर वहां क्या हो रहा है और क्यों बढ़ता जा रहा है यह असंतोष, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपना कब्जा हाथ से फिसलते देख एक कुख्यात आतताई की तरह पाकिस्तान क्रूरता की हर सीमा को लांघकर ताकत का बेजा इस्तेमाल करने पर उतर आया है। क्रूरता का खौफनाक मंजर इस वक्त पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओके में दिखाई दे रहा है, जहां झल्लाई और बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे कश्मीरियों की लाशों का ढेर लगा दिया है। इस्लामाबाद की दमनकारी नीतियों और कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी पीओके की आवाम की आंखों में अब आजादी का जज्बा साफ देखा जा सकता है। दमन के खिलाफ इस यलगार से घबराए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजादी के इन मतवालों को कुचलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बीती 11 जून को रावलकोट के ईदगाह मैदान में 60 से 70 हजार लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे, लेकिन बर्बरता की हदें पार करते हुए पाकिस्तानी फौज ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हाल के दिनों में सेना कई दर्जन प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार चुकी है। पीओके में जारी इस नरसंहार का असल और खौफनाक आंकड़ा अब तक दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया है। सेना के इस डायरेक्ट एक्शन से भी लोगों का जज्बा और हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बिना थके बिना रुके
भूखे प्यासे पिछले कई दिनों से सड़कों को अपना आशियाना बनाकर पाकिस्तानी सेना को ललकार रहे हैं। प्रदर्शनकारी बंदूकों की परवाह किए बगैर 7 दिनों से डटे हुए हैं। शुरुआत में यह आंदोलन रावलकोट तक सीमित था, लेकिन पाकिस्तानी फौज की बर्बरता के कारण अब विरोध प्रदर्शन मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, ददियाल, सुगनौती और भीमबर जैसे कई अन्य प्रमुख इलाकों में फैल गया है। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को प्रशासन ने बैन करने के साथ साथ इसके कई नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया है। JAAC के कई पदाधिकारियों को फरार बताकर उन पर इनाम घोषित कर दिया गया है। आंदोलन शुरू में बढ़ती महंगाई, आसमान छूते बिजली के बिलों और कर नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ था। क्षेत्र में लंबे समय से आटे की तस्करी और सब्सिडी वाले गेहूं की भारी कमी चल रही है। अब यह आंदोलन केवल बुनियादी जरूरतों तक सीमित नहीं, बल्कि ये संसाधनों के गलत आवंटन, बेरोजगारी और प्रशासन में जवाबदेही की कमी के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है। स्थानीय लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी की मांग कर रहे हैं। POK के प्रदर्शनों की आग बलूचिस्तान भी पहुंच गई है। यहाँ के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। इस कारण सूबे के सभी सरकारी कार्यालयों में काम ठप पड़ा है। ये कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन से गुजारा नहीं हो पा रहा, क्योंकि महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान एक साथ 2 मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। POK में तो सेना बंदूक के जोर पर प्रदर्शन को कुचलने पर आमादा है, लेकिन जिस तरह का हौसला POK के लोग दिखा रहे हैं, उससे आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पाकिस्तानी सेना की क्रूरता का और घिनौना चेहरा देखेगी। और आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन कुमार, यहां पर जो मौजूदा स्थिति है, ऐसे में पाकिस्तान और वहां की जो नीतियां हमेशा से देखने को मिली हो फिर से सवालों के घेरे में है। ऐसे में यह प्रदर्शन क्या और उग्र होता हुआ नजर आएगा, या इसमें कुछ आगे और देखने को मिल सकता है? क्या ताजा स्थिति वहां की कहती है, जैसा कि हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट के जरिए भी, और अभी इसमें आगे की जो रहा है वो कैसे होने वाली है? देखिए, वहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर किसी इस लेवल का प्रोटेस्ट हो जिसमें कि 14 लोगों की जान गई हो, ये तो ऑफिशियल फिगर है, तो वैसे में आपको पता चला कि इस ढंग से फायरिंग अगर हो रहा है तो किस लेवल का प्रोटेस्ट, किस लेवल का आक्रोश है, ये इसको आप समझ सकते हैं। वहाँ पे आपने बताया कि किस ढंग से महंगाई है, किस ढंग से वहाँ पे बेरोजगारी है, और वो जो एरिया है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि कश्मीर का हिस्सा आप जानते हैं और भारत का हिस्सा है, मैं बता दूं। तो वैसे में वहाँ पे जो इशू अभी चल रहा है कि उन्होंने एक इलेक्शन का इशू है, वहाँ पे जो असेंबली में सीट्स हैं उसमें 12 जो रिजर्व सीट उन्होंने, पाकिस्तान ने बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से वहाँ पे 12 सीट रिजर्व है जो कि उन रिफ्यूजी को देते हैं, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं लेकिन पाकिस्तान के दूसरे एरिया में रह रहे हैं, वो सिंध, पंजाब इत्यादि एरिया में रह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और उसी के विरोध में, उस रिजर्वेशन जो है उसके विरोध में वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। उनका मानना है, यहाँ के जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, उन लोगों का मानना है कि वहाँ पे जो असेंबली में उनके सीट्स होने चाहिए, क्योंकि वो जो 12 सीट्स रिजर्व्ड हैं वो अपने जो वहाँ पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को वहाँ पे डाल देते हैं जिनका कश्मीर से कोई कनेक्शन नहीं है। और उसके अलावा जो और दूसरे भी 20 सीट अलग हैं उसमें भी वहाँ पे आर्मी कंट्रोल करती है। तो इस कारण से वहाँ पे लोगों को लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। इसके अलावा जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात आपने की थी, तो मैं बता दूं कि वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी, वहाँ पे नहीं, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्फ्लेशन जो है यानी कि मुद्रास्फीति लगभग 11 से 12% है। अब मैं उदाहरण के रूप में बताऊं तो भारत में केवल आज का डेटा बता रहा हूँ, लगभग 3% के आसपास है, वहाँ पे 12% है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में बता दूं उतने ही बड़ा है जितना कि हमारे देश तमिलनाडु है, उसके ही आसपास की इकोनॉमी है, मतलब लगभग $420 बिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। तो वैसे में पाकिस्तान के, और ये प्रोटेस्ट यहाँ पे कई बार हो चुके हैं, पहले भी होते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार चूंकि आर्मी कंट्रोल है तो वो इस एरिया को आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वेलफेयर जो सपोर्ट सिस्टम था कि जो अनाज इत्यादि जो दिए जाते थे उसको भी कम या खत्म कर दिया गया है। तो और
वहां पे जो ऑटोनॉमी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स का बहुत ही ज्यादा वायलेशन हो रहा है। तो पाकिस्तान में यहाँ ही नहीं, आप तो प्रोग्राम करते ही आए हैं कि बलूचिस्तान में भी किस ढंग की समस्या है, खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है वहां पे कितनी समस्या है, और सेंट्रल लेवल पे तो आप जानते हैं इमरान खान की पार्टी और जो नवाज शरीफ की पार्टी उसमें किस ढंग से टसल ऐसे चल रहा में है। डॉक्टर राजन, सवाल ये भी आता है कि अब मुनीर के बनने के बाद ये चीजें ज्यादा बढ़ी हैं। देखिए, मुनीर अपने आप को तानाशाह के रूप में देख रहे हैं और वहां पे शरीफ का कोई रोल नहीं है पॉलिटिकली। आप जानते हैं कि वो अपने आप, और खासकर तब से जब से अमेरिका ने उनको पिकअप किया है, व्हाइट हाउस में उनको लंच करवाया, डिनर करवाया, तो उसके बाद से वहां पे उनको लग रहा है कि वो असीम मुनीर की लेजिटिमेसी बढ़ गई है। और यह भी सच है कि देखिए, आर्मी का रोल, आर्मी तो हमेशा पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। वहां पे तो बोला जाता है एक मजाक के रूप में कि हर एक देश में एक आर्मी होती है और पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है। तो वैसे में वहां पे आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल करता है, और खासकर वह रीजन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उनको हमेशा लगता है कि ये तो भारत के साथ चले जाएंगे, तो उसका हमेशा उनको डर रहता है। और इस कारण से वहां पे काफी जो अत्याचार, कंट्रोल, जो आर्मी का रूल है, ये इस काफी सेंसिटिव एरिया है, लेकिन काफी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ, और ये भारत को, मुझे लगता है कि इस इश्यू को अंतर्राष्ट्रीय फोरम में बहुत ही मजबूती से उसको पेश करना चाहिए कि किस ढंग से रिप्रेजेंटेशन के इश्यू को नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा वहां पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, और ये लोग तो हमारे लोग हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा भारत का हिस्सा है। और वैसे में हमें इस इश्यू को स्ट्रांगली अंतर्राष्ट्रीय फोरम में रेज करने की जरूरत है। तो क्या सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही लगता है कि जब तक भारत आवाज नहीं उठाएगा तब तक वहां की आवाम के साथ ऐसा ही होता रहेगा? देखिए, दूसरे देश भी आवाज उठा रहे हैं। मैं बताऊं कि कुछ वहाँ के जो ब्रिटेन के एमपी हैं, या उनका जो डायस्पोरा है कश्मीर का, तो वो अपनी आवाजें वहाँ का जो पार्लियामेंट है यूके का या दूसरे जगह पे, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने उनसे जवाब भी मांगा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय फोरम में उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस जो वहाँ पे जो वायलेशन हो रहा है, जिस ढंग का किलिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, और ये हमारे कश्मीर के भी हित में नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा फिर। तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय फोरम में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर रात भर भीषण ड्रोन हमले किए। इस दौरान यूक्रेन ने रूस के एक बड़े तेल प्रसंस्करण और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को निशाना बनाया, जबकि रूस ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशनों और बिजली सब स्टेशनों पर हमला किया। यूक्रेन के हमलों में रूस और मध्य तातारस्तान में एक अपार्टमेंट ब्लॉक को नुकसान पहुंचा, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में रूसी हमले में एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में स्थित प्रिसूत बस्ती पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। ओमान तट के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर कमर्शियल जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर भारत ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका के सामने अपना तीव्र विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जेसन मिक्स को तलब कर इन हमलों पर गहरी नाराजगी जताई। यह एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार है जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मिशन के प्रमुख को समन जारी किया है। इससे पहले 10 जून को भी उन्हें तलब किया गया था। इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान के टायर जिले के अल बायाद गांव और मरजयून जिले के दिब्बिन शहर पर हवाई हमले किए। इजरायली सेना का दावा है कि उसने पिछले सप्ताह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 310 ठिकानों को निशाना बनाया और करीब 80 लड़ाकों को मार गिराया। लेबनान के साथ साथ इजरायल ने गाजा और वेस्ट बैंक में भी अपनी सैन्य कार्रवाई तेज रखी है। गाजा में हालिया कार्रवाई के दौरान 20 से अधिक हमास के लड़ाके मारे गए हैं, जबकि वेस्ट बैंक में 50 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को देशद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में 30 साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला दिसंबर 224 में उनके द्वारा लगाए गए असफल सैन्य कानून के लिए आधार तैयार करने के उद्देश्य से उत्तर कोरिया में सैन्य ड्रोन भेजने से जुड़ा है। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यून को दुश्मन की मदद करने और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी पाया। अदालत के बयान के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2024 में प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन घुसपैठ की साजिश शुरू से ही रची थी।
चीन के विदेश मंत्रालय ने एक अमेरिकी नागरिक मिन जिन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। चीन का कहना है कि इस अमेरिकी नागरिक पर जासूसी करने और चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का संदेह है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि मिन जिन को चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में हिरासत में लिया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के जवाब में आया जिसमें कहा गया था कि मिन जिन पिछले हफ्ते दक्षिण पश्चिम चीन के कुनमिंग शहर से अचानक लापता हो गए थे। इलन मस्क ने एक नया इतिहास रच दिया है। वे दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति के मालिक बन गए हैं। मस्क के ट्रिलियनियर बनने का मुख्य कारण उनकी रॉकेट, सैटेलाइट और एआई कंपनी स्पेसएक्स का ऐतिहासिक आईपीओ है। कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में रिकॉर्ड $75 बिलियन जुटाए हैं। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है।